बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इमरान खान की बहन नीलिमा खानम ने ये कह दिया दो टोक अंदाज में कि दौड़ अपनी अपनी। और बुशरा बेगम की तबीयत जो है वो जेल में नासाज हो गई है। इस हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और नीलिमा खानम अपनी भाभी को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। इसके अलावा जो यहाँ जिना हाउस के बाहर एक जज साहब की गाड़ी का जो स्क्वाड करने वाली जो गाड़ी थी उसको नजर आतिश किया गया था, तो उस मुकदमे में भी लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं। एक साबिक आर्मी चीफ की जो नवासी हैं उनको तो सजा हो गई है, लेकिन एक साबिक कोर कमांडर की जो बीवी हैं वो बरी हो गई है। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी की जो कहानी है ना वो बड़ी दिलचस्प है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब नेपाल में इनकलाब आ गया है। क्या वहाँ के हालात और पाकिस्तान के हालात आपस में को मिलते जुलते हैं? और इसराइल ने जारियत की है और कतर पे उसने बमबारी की है। हमास के लीडरों को कत्ल करना चाहता था और अमेरिका की मर्जी से या आशीर्वाद से उसने ये हरकत की है। ये दो तीन मौजूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है। पहले यही देख लेते हैं जनाब, जो अदालत थी ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। वो बाद में उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया, मियां दाऊद ने एक रेफरेंस फाइल किया और उनकी जो करप्शन थी वो साबित हो गई। उन्होंने रिजाइन भी दिया, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा नहीं जनाब, ये जो आपका रिजाइन है या जो कबल इस वक्त रिटायरमेंट आप लेना चाहते हैं ये नहीं बनती, तो जनाब आपको बरतरफ किया जाता है। उनकी मुराद सारा कुछ जनाब छिन गया। अब वो अपने नाम के साथ जस्टिस रिटायर्ड भी नहीं लिख सकते, बरतरफ जस्टिस हैं, साबिक जस्टिस, चीफ जस्टिस, साबिक जस्टिस लिख सकते हैं। वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब की कोई मेहमान वगैरह आए हुए थे, किसी जगह वो गए हुए थे खाने खाने पर, तो वहाँ उन्होंने जनाब मेहमानों को छोड़ने के लिए उनकी जो स्कॉट की गाड़ी होती है वो भेज दी थी। और वहाँ 9 मई को उस वक्त यहाँ एक हंगामा बरपा था जिना उस कोर कमांडर उसके बाहर, तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने वो नजर आतिश कर दी। तो इस मुकदमे में कोई 51 मुलजिम जो थे वो नामजद थे, वो गाड़ी चलाने वाले मुकदमे में। तो उसमें जनाब जो 18 मुजरम हैं उनको सजा दे दी गई है। 21 मुलजिमों को जुर्म साबित ना होने पे बरी कर दिया गया और 12 मुलजिम जो हैं वो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं, वो इश्तिहारी हैं। उनमें वो जो 2 बहनें हैं जो वहाँ डंडे लेके जा रही थी और जनाब बड़ी जो वो गरीब गुफ्तगू थी उनकी गालियाँ शालियाँ दे रही थी, तो वो जनाब उनके जनाब हो गए हुए हैं जारी, वारंट इश्तिहारी करार दे दी गई हैं। 12 मुलजिम जो मैंने अर्ज किया जो वो पेश नहीं हो रहे थे, और उन बहनों में से एक को तो सजा भी हो चुकी है मुकदमे में। अब इसमें जो है ना जिनको अच्छा हाँ, एक और शाह महमूद कुरैशी साहब एक मरतबा फिर बरी हो गए हैं। यानी अब तक जितने भी ट्रायल मुकम्मल हुए हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मुलजम थे, वो तमाम मुकदमात में जिनका ट्रायल हो गया हुआ है उनमें वो बरी हो गए होंगे, जुर्म साबित नहीं हो रहा। अच्छा, बातें हो रही हैं जनाब शायद में भी, हाँ अगर ये फैसले ज़रा जल्दी आ जाते और शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल शेल हो जाती, बाहर होते, तो शायद में भी पीटीआई के हालात जो है ज़रा मुख्तलफ होते। और वो तो उनके बारे में तो पीटीआई वाले खुद ऐसी बातें करते हैं जनाब वो किसी और के हैं, उनके बारे उनसे तो मिलने भी नहीं आते थे यार। जो पीटीआई वाली की जो मौजूदा क़यादत बाहर है वो पैगाम भेजते थे शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन वो अगर अगर कोई ऐसा ही प्लान था उनकी बरियत वाला मामले से जो लोग जो हैं वो अंदाजे लगा रहे हैं, तो वो देखिए बहुत पहले हो जाए, देर हो गई है। अब तो नीलिमा खानम ने वो लीडर बन गई हुई है, उन्होंने कमान संभाल ली हुई है, वो किसी की सुनती नहीं है। अच्छा, बहरहाल इसमें जिनको सजाएं हुई हैं वो जनाब यास्मीन राशिद साहबा, साबिक गवर्नर थे इनके उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद, इन समेत 17 लोग जो हैं उनको 10-10 साल कैद की सजा हुई है। जबकि जो खतीजा शाह हैं जो साबिक आर्मी चीफ आसिम नवाज जंजुआ की नवासी हैं और साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की बेटी हैं, उन्हें जनाब 5 साल कैद की सजा हुई है इस केस में। जबकि जो साबिक कोर कमांडर हैं गुजरांवाला के जनरल जमील हैदर, उनकी जो अहलियां हैं रबीना जमील, उनको बरी कर दिया गया है। रबीना जमील भी पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पे एमएनए भी रह चुकी हुई है। अब इनकी गिरफ्तारी का जो मामला है ना, जब ये खतीजा शाह साहबा गिरफ्तार हुई, आपको याद होगा कि जनाब एक
فارم ہاؤس پہ یا ایک فلیٹ پہ چھاپا مارا گیا تھا تو اچانک جناب یہ غائب ہو گئی وہاں. ان کی گرفتاری والی ٹیم تھی نا، ان کو گرفتار کرنے والی ٹیم، اس میں شامل ایک اعلیٰ افسر نے مجھے یہ بتایا کہ جناب یہ جو سلمان شاہ صاحب ہیں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جناب ختیجہ شاہ جو ہیں یہ گرفتاری دے دیں گی، لیکن یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے تھے. اچھا، ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو اور بات بتائی گئی کہ وہ کہہ رہے تھے، اچھا وہ جب چھپا چھپا پڑا نا غائب ہو گئی تو پھر انہوں نے جو سلمان شاہ صاحب سے رابطہ کیا، جو انہیں بلایا تو انہوں نے کہا جناب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ گرفتاری دے گی، لیکن وہ تو ہم گئے ہیں تو چکمہ دے کے نکل گئی ہیں. انہوں نے کہا وہ ویڈیو پیغام ایک جاری کرے گی، وہ جاری کر دیا ہے. اس میں کوئی اس طرح کا انہوں نے ویڈیو پیغام بھی ایک جاری کیا تھا جس میں تھوڑا سا معذرت خانہ سا رویہ تھا، لیکن اس طرح نہیں تھا، دو ٹوک نہیں تھا، مذمت اس طریقے سے نہیں کی گئی تھی. بہرحال وہ جناب وہ انہوں نے کہا جناب سلمان شاہ صاحب نے، ظاہر یہ ایلیٹ کلاس ہے اور انہوں نے یہ ایلیٹ کلاس کے خلاف ہی وہ چلی ہے تحریک وہاں نیپال میں. اچھا وہ جناب انہوں نے کہا جناب یہ اس کو آپ رکھیں گے کہاں؟ جناب جہاں واقعی قیدی خواتین ہیں وہاں رکھیں گے. ان کا وہاں تو جناب کوئی اٹیچ واش روم بھی نہیں ہے، میری بیٹی تو ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتی. ان کا جناب رہنا اتنے بنا. پھر انہوں نے اپنا جو ان کا پولیس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بندے نے ہلا ہلو دے دینا تھوڑا جا، تو پھر جناب اس کے بعد انہوں نے وہ گرفتاری دی تھی. اور پھر ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کی ضمانت بھی ہوگی، باہر بھی آ گئی. اور پھر جناب وہ یہ چیف جسٹس پاکستان افریدی صاحب جب آئے اس کے بعد انہوں نے جناب جیل ریفارمز میں کمیٹی ایک کام کرتی ہے تو انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی جس میں جناب ختیجہ شاہ صاحبہ کو شامل بھی کیا گیا. نہ ختیجہ شاہ کو شامل کیا گیا اور احد چمہ ان کو شامل کیا گیا اس کمیٹی میں کہ جناب یہ جو تجربہ انہوں کا قید کا تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے سپریم کورٹ. انہوں نے پھر دورے شورے بھی کیے، ڈیالہ جیل کا بھی دورہ کیا تھا. تو بہرحال اب ان کو ہوگی سزا. اور دوسری جو ہے روبینہ جمیل صاحبہ، ان کو جب گرفتاری سے پہلے نا کوئی کوشش کی ہوگی ان کے شوہر نے، تو یہ کوشش کی گئی جناب یہ نا کوئی اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، جیسے باقی لوگوں نے وہ بیان شیان دیے ہیں ویڈیو پیغام مذمت کرنے کی، تو وہ کر دیں تو شاید مے بھی کوئی معافی شافی ہو جائے. مے بھی ان کا اتنا قصور نہ ہو، تو اب تو بری بھی ہو گئی، اس کا مطلب زیادہ قصور نہیں ہوگا ان کا. تو پھر جناب کہا گیا نہیں جی سابق ایم این اے تھی پی ٹی آئی کی، نہیں جی میں نے نہیں ایسا بیان کرنا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ وہ جب گرفتار ہو گئی تو پھر یہ پیغام بھیجا گیا نا میں ویڈیو کرنے کے لیے تیار نہیں، پیغام دینے کے لیے مذمت بھی کر دی، سارا کچھ جو بھی کرنا ہوتا ہے. تو پھر وہ انہیں کہا گیا کہ نہیں بی بی آپ آرام کریں، اب ٹائم گزر گیا ہے، لیٹ ہو گیا کام. تو پھر ان کو اجازت نہیں ملی تھی ویڈیو پیغام وغیرہ کی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھ لی اور باعزت جو ہے وہ بری ہو گئی. اور دوسری خبر جو یہ ہے کہ جو عمران خان، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی انہوں نے بہت سارے جو ہیں ٹویٹس کیے ہیں، پھر جیل میں جو لوگ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں جو پیغام لے کے آتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں جناب مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری جان جو اپنی جو بڑکے چھڑکے مارتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ جو سب سے زیادہ چیخیں مارتے ہیں نا وویلا کرتے ہیں وہ بشرا بیگم کے حوالے سے کرتے ہیں کہ میری شوہر کو، میری جو بیوی ہے، میری اہلیہ جو بشرا بیگم، ان کا جناب کوئی جیل میں جو نا اچھا سلوک نہیں ہو رہا، جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ بھی نہیں مل رہی. اور جناب پہلے ان کی بہن نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جناب پتہ نہیں ایک کیڑا کاٹ گیا ہے، کرنٹ پڑ گیا، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جو بشرا بیگم ہے ان کی طبیعت جو ہے وہ جیل میں ناساز ہے اور ڈاکٹروں تک رسائی نہیں، اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. تو میں نے جب پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کو کوئی انفیکشن ہے. یہ نہیں مجھے بتایا گیا کہ کہاں انفیکشن ہے، وہ جو کیڑا کاٹ گیا تھا شاید پاؤں پہ ایک پٹی چٹی بندی وہاں کو انفیکشن ہو گئی ہے، بخار ہو گیا ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ ان کو انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے. عمران خان جو ہے روزانہ جو ہے وہ رولا ڈالتا ہے، چیخیں مارتا ہے کہ ہائے میری بیوی، ہائے میری بیوی، لیکن ان کی بہن جو ہے وہ ان کا ذکر ہی نہیں کر رہی. جناب ان کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ان کی طبیعت خراب ہے. وہ اپنے بھائی کے حوالے سے تو بات کرتی ہیں بہنیں جو ہیں، تینوں بہنیں جو جاتی ہیں ملاقات کے لیے ڈیالہ، لیکن اپنی بہن کے حوالے سے کوئی بات، سوری اپنی بھاوج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی ہیں. اور شاید میں بھی وہ ان کو پسند بھی نہیں کرتے. ابتدا میں تو ایسی خبریں بھی آتی تھی وہ سمجھتے میرا بھائی، ہمارا بھائی جو اندر ہے تو اس کی ذمہ دار ہماری بھابھی ہے، لیکن وہ بات شاید کوئی نہیں کرتے. بھائی کی خواہش جو ہے اس کے مطابق وہ بیان بھی نہیں دیتے.
अच्छा, दूसरी जो बात है कि अभी कोई 10 बजे के करीब ना राउंड अबाउट इन्होंने अलीमा खानम, वो जो जब से वो एक साफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया इन्होंने, तो एफआईआर भी दर्ज हो गई हुई है। तो उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो शायद लिफ्ट नहीं करवा रहे हैं इनको, जो इन्होंने अपने तौर पे जो इमरान खान का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ जनाब इन्होंने लाइव ना कोई 9:30-10 बजे के करीब ना अलीमा खानम का जो इंटरव्यू है वो किया है किसी बंदे ने। तो अब एक तो अलीमा खानम ने ये बात की है जो कि जनाब जो सवाल पूछा जा रहा है जायदाद वाला, तो आप जवाब क्यों नहीं देती? वो कहती है ना, असल में इनका जो मकसद है ना वो डैमेज करना है शौकत खानम को। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब शौकत खानम के जो फंड्स थे ना वो मैंने वो जायदादें खरीदने के लिए, वो कहते मेरा टेक्सटाइल का काम है, मैं एक्सपोर्ट करती हूँ टेक्सटाइल की, पता नहीं क्या एक्सपोर्ट करती हैं, और वो कहती है ना उससे मैं बड़ी हक हलाल की जो कमाई है उसके जरिए ये जायदादें बाहर जो बनाई भी हुई हैं। और ये मुझे अब याद आ रहा है, अपने पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि बैरून मुल्क की जायदादों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट साकम साहब थे, जब वो इनकी वो ब्लैक मनी को वाइट करने पे लगे नहीं हुए थे, और इनका जो घर था बनी गाला वाला उसको भी कहा था जुर्माना डाल के जनाब इसको क्लियर करें। तो उन्होंने, वो मैंने अर्ज किया था कि उनका जो बेंच था ना, उन्होंने इनके ऊपर कहा था 2,94,00,000 जो है आपने एफबीआर का देना है वो दे, हुक्म दिया था। तो अब एक मरतबा फिर वो खबर जो है वो मार्केट में आई हुई है, तो वो जनाब ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ना एफबीआर ने, अच्छा हुआ ये था कि इनके जो दुबई में कुछ जायदादें पकड़ी गई थी, उनकी मालियत के हिसाब से यहाँ का जो एफबीआर है उसने ये अंदाजा लगाया था, तखमीना लगाया था कितना टैक्स बनता है, इनकम टैक्स कितना बनता है। तो वो जनाब ये फिर मजमूई तौर पे जितना इनकम टैक्स था उतना ही उसके ऊपर उन्होंने लगाया था जुर्माना, यानी फुल जुर्माना उन्होंने लगाया था, और वो मजमूई तौर पे रकम बनती थी 2,94,00,000। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 जनवरी 2019 की खबर है, दुनिया न्यूज में छपी हुई है। तो इन्होंने फिर एफबीआर से ना मोहलत तलब की थी कि हमें कुछ मोहलत 13 जनवरी तक हमें मोहलत दे दी जाए, इस तरह का वो मामला था। तो वो उन्होंने मोहलत दे दी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि जनाब इसके साथ क्या हुआ था, ये एमनेस्टी में चल गई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अच्छा, अब अलीमा खानम साहबा जो मैंने कहा दौड़ अपनी अपनी वाली बात, अलीमा खानम साहब से उन्होंने ये जो ज़ाहिर है वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है तैयब बलोच पे तशद्दुद वाला जो केस है, और उसमें वो जो सिरका बिल जबर वो जबरदस्ती डकैती वाला एक बंदे उसका वो कहते हैं मेरा मोबाइल शैल भी छीन के ले गए, तो उसमें जनाब अलीमा खानम साहबा जो मुलजमा भी हैं। तो वो जनाब वो कह रही, उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने कोई गिरफ्तार वो नहीं, जमानत करवानी, गिरफ्तार करना तो करें। वो कहते पहले भी पुलिस वाले आए थे तो मैंने उनको भी कहा था जनाब आप गिरफ्तार करें, तो हमारे खिलाफ तो इतने मुकदमा थे जो मजाक है, रोजाना हम तो अदालतों में धक्के खाते फिरे, यानी वो कानून के एहतराम को धक्के खाना कह रही हैं। अच्छा, वहाँ जो एंकर है उसने उनसे पूछा, ये इसी वाले से जब बात की, तो कि अब आपके खिलाफ तो मुकदमा है, आप फिर आगे हुई हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हम मैं और मेरी बहनें, बाकी सबकी अपनी जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सारी बहनें जो हैं कि हम कोई कानून शिकनी नहीं करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो सब आए हुए हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो कानून का एहतराम करें, जुर्म ना करें, पकड़े ना जाएं वगैरह वगैरह। तो वो जो एंकर है वो उनसे पूछता है, इंटरव्यू करने वाला सवाल करता है कि जनाब ये तो अजहार यकजहती के लिए आए हुए हैं, तो आप इनको क्या तनहा छोड़ देंगे? वो कहते हैं ना मैंने पहले भी इनको कहा था, ये आ जाते हैं इमरान की मोहब्बत में, ये मैंने पहले भी कहा था कि जब वो पुलिस वैन आए तो भाग भूग जाना, जिसकी दौड़ ज्यादा है वो निकल जाए, यानी वो किसी तरह की जिम्मेदारी जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं। यानी दूसरे लफ्जों में जिन लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनसे भी वो अपने आप को लातल्लक कर रही है। तो इन हालात में जब वो खुद ही, अगर लोग आते ही नहीं अज़ार यकजहती के, ये सिर्फ 3 बहनों की जिम्मेदारी है, तो फिर कैसे ये मूव चलाएंगी? बहरहाल ये तय है कि जनाब जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो बाहर भी आ गए, तो अलीमा खानम ने तो पैर नहीं लगन देने। अलीमा खानम ने जनाब उन्होंने गिरफ्त जी ने अपनी मजबूत कर ली गई, लेकिन रवैया इन्हों का ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ इमरान खान का ਹੁੰਦਾ। इन्हों के कारकुन अंदर चले जान, मारे जान, तशद्दुद होवे, इन्होंने कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ तक अपने तक ना इन्हें ते ऊपर आवे उन्नी देर तक के टस तो मस नहीं होंगे।
खान साहब जंग। और दूसरा ये कि इसराइल ने कतर पर बमबारी की है और निशाना उन्होंने बनाया कि हमास की जो मुज़ाकराती टीम वहाँ हुई है और हमास का जो दफ्तर है वहाँ पे जनाब उन्होंने बमबारी की है। और उसमें उन्होंने ये बरमला कहा है कि हम जो वहाँ टीम है वहाँ गई हुई हमास के जो लीडरान हैं उनको कत्ल करना चाहते थे और हमारा जो मकसद है वो कहते हैं हमने ये तय कर लिया हो कि हमास का कोई बंदा नहीं छोड़ना, हमास के किसी लीडर को जिंदा नहीं रहने देना। और इब्तिदा में तो ये खबर आई थी कि जनाब वहाँ जो लीडर हैं हमास के मुज़ाकराती टीम के खलील अल हैया तो वो शायद शहीद हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो पूरी टीम जो है वो महफूज है। लेकिन वो जो डॉक्टर खलील अल हैया के दफ्तर के डायरेक्टर हैं उसके हमास के वो एक शहीद हुए हैं और डॉक्टर साहब का बेटा शहीद हुआ है और एक मुहाफ़िज़ शहीद हुआ है और फिर दूसरा मुहाफ़िज़ भी अबू मालिक उसका नाम है वो भी शहीद हुआ है। अबू उमर और अबू मालिक दोनों वो कहते हैं शहीद हुए हैं। फिर जो कतर का सिक्योरिटी इदारा है उसका एक अहलकार है वो भी उस हमले में शहीद हुआ है। तो इस पे ज़ाहिर कतर ने तो शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करना था, पाकिस्तान ने भी की है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस हवाले से बात भी की है अमीर कतर से और उन्होंने ट्वीट भी किया है और सऊदी अरब के वलीअहद जो हैं उन्होंने भी मज़म्मत की है, उनके हर तरह से कतर के साथ हैं। यूएई ने भी की है, तुर्किया ने भी की है, बाकी और दीगर सारे ममालिक ने भी की है। और ख्याल ये किया जा रहा है फ्रांस और बरतानिया की तरफ से भी जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो ज़ाहिर किया जा सकता है। वो फ़लस्तीन के हवाले से जनाब वो जो यूरोपीय ममालिक हैं वो फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पे तस्लीम करने के लिए जनाब वो कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं कि बरतानिया और फ्रांस, जर्मनी और क्या कहते हैं कनाडा वगैरह कि शायद इसको एक रियासत इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे कबूल कर लिया जाए। लेकिन ना जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने चाहना ते ना ही इसराइल में चाहना। इसराइल वाल कहते सीना में छड़ना ही कोई नहीं, बंदा मार देना। 80,000 के करीब बच्चे खवातीन पता नहीं बुजुर्ग किन शहीद कर चुके हुए ने, बल्कि शायद लख के करीब तादाद पहुंच चुकी हुए, ज्यादा पूरे आदाद शुमार तो सामने आते नहीं। अच्छा, अब इसराइल ने कहा ना हमने अमेरिका से पूछ के हमला किया, उसकी रजामंदी से की है। तो जो तर्जमान है व्हाइट हाउस की उन्होंने भी ये बात की है कि जनाब हाँ बिल्कुल जनाब हमें जो अमरीकी फौज को पेशगी इतला उन्होंने दे दी थी ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਵਾ ਨਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ आपको तो ਸਾਡੇ ਤਿਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। वो ये कह रही है कि जनाब पेशगी अमरीकी फौज को पेशगी इतला दे दी थी कि जनाब हमने हमला करना है। और वो कहते हैं जनाब वो फिर साथ ये बात भी खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका का जो करीबी इत्तेहादी है तो उस पर यकतरफा बमबारी कर दी, मजम्मत नहीं की थी। और वो ट्रंप साहब कहते हैं अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस पर और उन्होंने अमीर कतर से भी और जो इसराइली वज़ीर आज़म उससे भी बात की है और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है ट्रंप साहब ने कि जनाब कतर नूं कि ये दोबारा वाक़या नहीं होएगा एक दफ़ा, यानी वो मिट्टी पाने दें चक्कर पे नहीं। अच्छा, अब कतर वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जो अमन मुज़ाकरात होते हैं अफगानिस्तान और जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात दोहा मुज़ाकरात जिनको कहते हैं वहीं हुए थे ना। अब इसराइल के हवाले से वो एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा था। वैसे ये उन अरब ममालिक में शामिल है कतर जिसने आज तक जो है इसराइल को तस्लीम नहीं किया, वो यूएई ने किया हुआ है और मिस्र ने और उर्दन ने, बाकी तो अरब ममालिक में से बाकी मुसलमान कुछ मुल्कों ने किया हुआ है लेकिन उसने ये तस्लीम नहीं किया हुआ। अच्छा, अब जो मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था ना कि इसमें एक सबक है, सबक ये है कि जो अपनी खुद मुख्तारी है उसका दफा जो है सिर्फ दौलत से नहीं किया जा सकता। कहते ना पुराई कांग ने मुच्छा नहीं बनाई दी या पुराई बाहों से जंगें नहीं लड़ी जा सकती। अब ये जनाब शायद अमेरिका पे इंसार कर रहे थे, इनके पास वैसे जदीद असला मौजूद है, दफा भी बड़े वो इनके वो बजट जो है दफाई बजट बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से तो कहीं गुना ज्यादा है, लेकिन वो काम नहीं आया वक्त पे। वे भी ये कोई अंदर खाते जैसे वो ईरान ने हमला किया था तो उस वक्त अंदर खाते कोई चीज़ें तय हो गई थी, तो इसी तरह ये कोई अंदर खाते चीज़ें तय की। और जो ट्रंप साहब हैं उनको इन्होंने एक त्यारा भी दिया था बड़ा कीमती लग्जरी तैयार करके, तो फिर 10 खरब डॉलर की सरमायाकारी का भी इन्होंने वादा कर रखा है, लेकिन फिर भी ट्रंप साहब ने जो है वो चंगा नहीं किया इजाजत दे के और ना ही मजम्मत की है।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर जी, इसराइल को जब तक अमेरिका की पुष्टनाई हासिल है ना, उस वक्त तक ना कोई मुल्क इंसानियत सिखा सकता है, ना कोई मुल्क सबक सिखा सकता है, और ना ही उसे बैन अवी जो कवानीन है उनकी पासदारी पर मजबूर कर सकता है। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है ना, वारंट भी निकले हुए हैं, कोई हाथ डाल रहा है उसके ऊपर? क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है, अमेरिका उसके पीछे। हम जो हैं अरब या मुसलमान वाले, वो बयानात इससे भी सख्त दे सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे हमारे पास वो कहने की जनाब एक ही नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम कुछ कर सकें उसका। और फिर हर बंदा ये कहते हैं जनाब जो सटते आएगी देख लांगे, सटते आएगी देख लांगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी इस हवाले से ना मुहतात होने की जरूरत है। आखिर में मैं नेपाल वाले इशू पे बात करनी थी और ये अर्ज करना था कि जनाब क्या नेपाल और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनमें कोई मुमासलत है, लेकिन वो इस पर मैं कल बात करूंगा। और वहां जो है 22 के करीब जो वजारा तख्ता तो उल्ट गया ना, वज़ीर आज़म रिजाइन करके जनाब निकल गया, और कुछ लोगों का ख्याल है कि मुल्क छड़ गया, लेकिन कुछ कहते नहीं जनाब फौज वाले उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर बिठा के ले गए, नहीं वो प्राइवेट कार भी जला देते हैं जो मुजाहरीन ने। और ਉਹਦੇ ਚ ताज़ा इतला ये आ कि उन्होंने बीवी जी है ना वो झुलस गई थी, और बाद में वो उन्होंने दम तोड़ दिया। 22 के करीब या 23 के करीब जो लोग हैं वो वहाँ हलाक हुए इन पुरतशद्दुद मुजाहरों में। और वो जनाब उन्होंने जनरेशन जी के नाम से, यानी वो जनरेशन जी जो 1997 से 2012 के दरमियान जो लोग नहीं पैदा हुए, वो कहते हैं उनकी तहरीक है, और अखबार बर्री और करप्शन के खिलाफ इन्होंने तहरीक शुरू की थी असल में। तो फिर वो जनाब जब शोर ज़्यादा मच गया तो वहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने जो सोशल मीडिया है, यानी वो वहाँ का जो सोशल मीडिया था ना, वहाँ जो कम्युनिस्ट हुक्मरान जमात जो है वज़ीर आज़म समेत उसके रहनुमा सब के ऊपर जनाब वो इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब उनकी वो ज़ाहिर शाहाना अंदाज था, कम्युनिस्ट पार्टी है लेकिन शाहाना अंदाज, रहन सहन, पुरतइश तर्ज ज़िंदगी, और फिर महंगे कपड़े, और जो बच्चों के पास गाड़ियाँ, और क्या क्या उनका जो अंदाज था, उसकी बुनियाद पर जनाब उन पर तनकीद की जाती थी। 26 मीडिया प्लेटफार्म पर उन्होंने जनाब पाबंदी लगा दी, और उसके बाद जनाब ये नौजवान हैं इनके हंगामे, ये शुरू 2025 के आगाज से ही ये काम शुरू हो गया था। जब ये पाबंदी लगाई कि लोग बेरोजगार हो गए, और वो जो स्टूडेंट्स कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑनलाइन बिजनेस था, वो सारा कुछ तबाह हो गया जनाब। और फिर वो जनाब ये पल पड़े इनके ऊपर, उन्होंने पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, वज़ीर आज़म का जो मैंने अर्ज किया है, और दीगर सरकारी इमारतों को भी उन्होंने आग लगाई, और फौज सारे फिर फौज आ जाती है। तो इसमें जो मुमासलत है इस हवाले से मैं कल जो है वो आपके गोश गुजार करूंगा। हालात साढ़े भी कुछ ठीक नहीं है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नई भी हालात के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।